नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 23 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न है सानिया बजाज, कविता जैन, रोज क्रिस्टियन, ओशोका रुपांडा, सीमान तिलको। इसका सही आंसर है रोज क्रिस्टियन ओशोका रुपांडा को। रोज क्रिस्टियन ओशोका रुपांडा को गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह देश की 12वीं पीएन है और जूलियन नेकागो बेकाले का स्थान ग्रहण करेंगे। इस पद को संभालने से पहले फरवरी 2019 को ओसाका रुपांडा ने रक्षा मंत्री का पद संभाला था। उनकी नियुक्ति गबान के राष्ट्रपति अली बांगो ओटिम्बा ने की है। जनवरी 2019 से किया गया उनका चौथा कैबिनेट फेरबदल है। गैबान की राजधानी है लिब्रेविल। इसकी मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया? प्रश्न अमिताभ बच्चन, नेहा धूपिया, प्रियंका चोपड़ा, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है प्रियंका चोपड़ा को। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। प्रियंका 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं जिन्हें TIFF के एम्बेसडर के रूप में आमंत्रित किया गया है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी TIFF 2020 के लिए चुना गया है। प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर डिजिटल स्क्रीनिंग और वर्चुअल रेड कारपेट्स के जरिए आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक चलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया? प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार, उत्तराखंड सरकार, हरियाणा सरकार। इसका सही आंसर है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण का पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे से निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। प्रदेश में 13 में से 10 जिले पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। उत्पन्न कुल कचरे से में से आधा प्रकृति में जैविक है, जबकि 17% एक रिसाइकलेबल श्रेणी में आता है। इसके बाद 21% जैव चिकित्सा अपशिष्ट और 11% इनर्ट नेचर है जो मटेरियल वेस्ट का निर्माण कर रहा है। पेट्रोलियम कोक, पेंट कोक भी कहा जाता है, जो एक अंतिम ठोस उपोत्पाद है जो तेल शोधन प्रक्रिया से प्राप्त होता है और कार्बन में बहुत समृद्ध है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसके राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में तीसरा शीर्ष देश कौन है? हमारा प्रश्न अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारत। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरा शीर्ष देश है। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की गई है ताकि यूरोप, अमेरिका, एशिया प्रशांत में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सके। प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है: बाउंस बैक एबिलिटी, कंडीशंस, कोस्ट्स एंड रिस्क। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका MRI 2020 में क्रमशः शीर्ष 2 स्थानों में बरकरार हैं, जबकि भारत पिछले रिपोर्ट से 1 स्थान ऊपर चला गया है और MRI 2020 में तीसरा स्थान में है। MRI 2020 की रिपोर्ट में वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव का विश्लेषण और देशों के अपने विनिर्माण क्षेत्रों को फिर से शुरू करने की आवश्यकता शामिल है। जब एक बार फिर कॉन्फिनमेंट मेजर को रिलैक्स कर दिया जाता है तो और व्यापार सामान्य होने लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 34वां ला लीगा चैंपियंस का ताज अपने नाम कर लिया? हमारा प्रश्न है रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, चेन्नई सुपर किंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रियल मैड्रिड ने।
स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने मैड्रिड के एस्टाडियो अल्फ्रेडो डियो स्टेफेनो में विलारियल को 2-1 से हराकर 34वां लीगा चैंपियंस का ताज़ा परिणाम कर लिया है। करीम बेंजिमा विलारियल के खिलाफ 2-1 की जीत के बाद लीडिंग स्कोरर थे। रियल मैड्रिड जो 37 मैचों में 26 जीत के साथ शीर्ष स्थान पर खड़ा है, 20 जुलाई को 2019-20 ला लीगा सत्र का अपना अंतिम मैच लेगनेस के साथ खेलेगा। पिछली बार टीम ने 2017 में खिताब जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीएसई ने एआई करिकुलम को इंटीग्रेट करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? डीआरडीओ, इसरो, आईबीएम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आईबीएम के साथ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 में कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को एकीकृत किया है। पाठ्यक्रम आईबीएम के सहयोग से विकसित किया गया है। आईबीएम एआई पाठ्यक्रम वर्क एजुकेशन एंड एक्शन कार्यक्रम के माध्यम से सीबीएसई के सोशल एम्पावरमेंट का एक हिस्सा है। यह पाठ्यक्रम दिल्ली, एनसीआर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, भारत के 13 राज्यों में लगभग 200 स्कूलों में लॉन्च किया जाएगा। एआई पाठ्यक्रम को सीबीएसई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मैक्वारी यूनिवर्सिटी एंड लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन और भारत के आईएमआईबी द्वारा विकसित किया गया है। आईबीएम एआई पाठ्यक्रम छात्रों के ज्ञान, कौशल और मूल्यों, नैतिक निर्णय लेने, पूर्वाग्रह के आधार स्टैंडर्ड से मिलकर एक पाठ्यक्रम का स्ट्रक्चर तैयार किया है। आईबीएम एआई पाठ्यक्रम को सितंबर 2019 में सीबीएसई के साथ मिलकर 5000 ग्रेड 11वीं छात्रों और पूरे भारत में 1000 शिक्षकों को एआई कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद सितंबर 2019 और जून 2020 के बीच प्रिंसिपल ओरिएंटेशन और शिक्षक प्रशिक्षण सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है। एआई पाठ्यक्रम के लिए आईबीएम और सीबीएसई के बीच साझेदारी के हिस्से के रूप में 5000 से अधिक छात्रों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण कार्यशालाओं का संचय 408 घंटे था। सीबीएसई के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा, इसके हेड ऑफिस है दिल्ली। आईबीएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वर्गीना एम ओरमेल्टी और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अरविंद कृष्ण। आईबीएम का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई। इसका सही आंसर है 20 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे यानी विश्व शतरंज दिवस बनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चयनित करने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की दिशा में एफआईडीई द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को चयनित करने के साथ साथ देखभाल, बातचीत, एकजुटता और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसका लक्ष्य शतरंज कार्यक्रमों के लिए सहयोग और दुनिया के सभी लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण सद्भाव में सुधार लाना है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2020 मनाने के लिए स्विस शतरंज खिलाड़ी एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम चेस फॉर रिकविंग बैटर में हिस्सा लेंगे। शतरंज के बारे में, शतरंज दो खिलाड़ियों के बीच खेले जाने वाला बहुत ही प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक माना जाता है, जो निष्पक्षता और समावेश और आपसी सम्मान को प्रोत्साहित करता और इस संबंध में ध्यान देने योग्य है कि यह लोगों और देशों के बीच इसे सुनता और समझ का माहौल तैयार कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं अकरडी डवोक्रोविच। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक अधिकारों के लड़ने वाले कार्डी डिंटेल विवियन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 95 वर्ष, 96 वर्ष, 97 वर्ष, 98 वर्ष। इसका सही आंसर है 95 वर्ष। रेव मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ काम करने वाले और नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले द रेव कार्डी डिंटेल विवियन का निधन 95 वर्ष की आयु में हो गया। इसके अलावा उन्होंने साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किया और 2012 में इसके अंतरिम अध्यक्ष बन गए थे। साथ ही उन्होंने दक्षिण में बसों को एकीकृत करने और अहिंसक विरोध में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को एकीकृत करने के लिए फ्रीडम राइड्स के आयोजन में भी मदद की।
क्रेडिट इंटेल विवियन को 2013 में ओबामा द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मानित किया गया था। इसके अलावा विवियन ने वोटिंग राइट्स एक्ट पारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब उन्होंने सेल्मा अलबामा में अश्वेत मतदाताओं को पंजीकृत करने की कोशिश की थी, जिससे सैकड़ों फिर हजारों लोग एकमंड जी पेट्स ब्रिज मार्च करने के लिए तैयार हो गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ऑटोमोबाइल सोल्वेंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया? हमारा प्रश्न है, DRDO, इसरो, ICAT, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ICAT ने। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा ऑटोमोबाइल सोल्वेंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल जानकारी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान मदद से भारतीय मोटर वाहन उद्योग की तकनीकी आवश्यकताओं में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और देश की समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति सहित ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास को संगम करने के लिए लॉन्च किया गया है। ASPIRE वन स्टॉप सोल्यूशंस के रूप में काम करेगा, जो प्रौद्योगिकी प्रगति से जुड़े हुए मुद्दों पर भारतीय ऑटो उद्योग, R&D संस्थानों और शिक्षाविदों को R&D, प्रौद्योगिकी विकास, विशेषज्ञ राय आदि के लिए साथ लाएगा। यह पोर्टल भारत सरकार के बाहरी उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए देश में नवाचार, R&D और उत्पाद विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन के रूप में शुरू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया? हमारा प्रश्न, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, अमेरिका। इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है। इस मिशन की मदद से UAE का लक्ष्य पहली बार दैनिक और बदलते मौसमी हालातों का अध्ययन करते हुए मार्टियन वातावरण की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से 1:58 लाल ग्रह के लिए लॉन्च किए गए मानव रहित होप मंगल मिशन के 7 महीनों की यात्रा के लिए फरवरी 2021 तक मंगल के कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है, जो 7 अमीरात के गठबंधन यानी UAE के एकीकरण की 50वीं वर्षगांठ भी है। होप मिशन के आगे की यात्रा दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा ट्रैक की जाएगी। होप में 3 अलग अलग उपकरण, एक इमेजर और 2 स्पेक्ट्रोमीटर लगाए गए हैं। इमेजर ग्रह की सतह की डिटेल तस्वीरें भेजेगा, जबकि तीनों मिलकर वैज्ञानिकों को यह बताने के लिए डेटा प्रदान करेंगे कि मंगल के वातावरण में कौन सी धातु है। होप इस लाल ग्रह पर नहीं उतरेगा, बल्कि इसके बजाय इसे पूरे मार्टियन वर्ष या 300 या 687 दिनों तक इसकी परिक्रमा करेगा। मंगल के लिए भेजे गए होप मिशन को एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लागत $200 मिलियन है और यह UAE का पहला विदेशी निवेश है। इस लॉन्च के साथ UAE अगले 100 वर्षों के अंदर मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बनाने का लक्ष्य भी बना रहा है। UAE के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। इसकी राजधानी है अबू धाबी। इसकी मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रख्यात गणितज्ञ CS शेषाद्री का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा प्रश्न है 88 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष, 99 वर्ष। इसका सही आंसर है 88 वर्ष। स्वतंत्रता के बाद के समय के सबसे प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ और प्रोफेसर CS शेषाद्री का निधन 88 वर्ष की आयु में हो गया है। वह चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक एमेरिटस थे, जो भारत में गणित के अध्ययन के लिए एक संस्थान था। प्रोफेसर शेषाद्री को विजय ज्यामिति में किए गए उनके काम के लिए जाना जाता है। शेषाद्री कॉन्स्टेंट उनके नाम पर रखा गया है। वे 2009 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण के लिए प्राप्तकर्ता भी थे। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी फॉरवर्ड के किस खिलाड़ी ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है आंद्रे सुरले, जैकमा, लियोन मेसी, में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आंद्रे सुरले ने। जर्मनी फॉरवर्ड खिलाड़ी और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य आंद्रे सुरले ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है।
उन्होंने 2014 अपने देश के लिए फीफा विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने जर्मनी के लिए खेले 57 मैच में कुल 22 गोल किए। इसके अलावा 2013 से 15 तक चेल्सी के लिए खेले और 2015 में प्रीमियर लीग विजेता पदक भी जीता था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कर स्टडी IQ को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।